नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोयला घोटाले में सीबीआई जांच से बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। कोयला घोटाले में सीबीआई का एक्शन और सियासत दोनों रफ्तार पकड़ रहे हैं, जिसके बाद बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, एक तरफ शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है घोटाले की आज अब सीधे सीधे ममता के भतीजे की पत्नी तक पहुंच गई है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई आज कोयला घोटाले के केस में पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि रुजिरा बनर्जी से ये पूछताछ सुबह 11 बजे उनके घर शांति निकेतन पर ही की जाएगी। सीबीआई ने उन्हें 21 तारीख को ही पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। इसके जवाब में रुजिरा ने 23 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच उनके घर पर सीबीआई को आने के लिए जवाब भेजा था। हालांकि रुजिरा ने ये अपने जवाब में ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि सीबीआई उनसे क्यों पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई की एक टीम रविवार को रुजिरा के घर गई थी, पर उस वक्त रुजिरा घर पर मौजूद नहीं थी। सीबीआई को शक है कि कोयला तस्करी के पैसे विदेश भेजे गए। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। आशिका सिंह कोलकाता से हमारे साथ हैं, अभिषेक बनर्जी के घर से अमित पांडे हमारे साथ हैं। और जल्दी से पहले आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, ये पूछताछ के लिए टीम अब से कितनी देर में पहुंचने वाली है? देखिए, लगभग 11 बजे का समय तय किया गया है जब ये टीम यहाँ पर आएगी। लगभग 5 से 6 लोगों की ये टीम होगी, जिसमें माना जा रहा है कि 2 महिलाएं भी शामिल होंगी, क्योंकि रुजिरा बनर्जी अभिषेक की पत्नी महिला के साथ पूछताछ करनी है, इसलिए महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। कल भी देखा गया था कि जो सीबीआई की टीम थी उसमें भी महिला शामिल थी। और आज जो तीखे सवाल हैं सीबीआई के, उसका सामना करना पड़ेगा रुजिरा बनर्जी को। और जो लंदन और थाईलैंड, बैंकॉक से जुड़े इन्वेस्टमेंट है, जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनको खंगालने के बाद सीबीआई सवाल करेगी। कल जो सवाल हुए मेनका गंभीर के साथ, ये माना जा रहा है कि उससे सीबीआई कहीं ना कहीं पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इस वजह से आज रुजिरा के से जो सवाल जवाब होंगे, दोनों के जवाबों को मिलाया जाएगा। इसके बाद आगे ये तय किया जाएगा कि फिर किसी से पूछताछ की ज़रूरत है या नहीं। अर्पिता, बिल्कुल। तो देखिए, आज पूछताछ होनी है और टीम पहुंचने वाली अब से थोड़ी देर में। इससे पहले सीबीआई ने कल रुजिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। और सीबीआई सूत्रों का यह दावा है कि मेनका से हुई पूछताछ से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों का दावा है कि मेनका गंभीर ने पूछताछ के दौरान सवालों के सही जवाब नहीं दिए। कल मेनका के बाद अब आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कोयला तस्करी का पैसा फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशी खाते में जमा किए जाते थे। फर्जी कंपनियों के जरिए ये पैसे बैंकॉक और लंदन के खाते में जमा होते थे, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी और मेनका रडार पर हैं। सीबीआई जांच को लेकर टीएमसी खुलकर अब मैदान में उतर आई है। पार्टी ने टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी का कहना है कि इससे डरने वाली वो नहीं है। उधर बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी बिना तथ्यों के कोई कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में भ्रष्टाचार बहुत दिनों से चल रहा है और ममता इस पर ध्यान नहीं दे रही। अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अमित, देखिए, जहां एक तरफ जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी चल रही है। लगातार बयान आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि सबूत होंगे, कुछ जैसी चीजें मिल रही होंगी तो ही जांच आगे बढ़ रही है, वहीं टीएमसी जो है वो सीधे सीधे टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। पिछले 2 दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उनमें इस जांच की जो पूरी की पूरी जो परछाई है वो देखने को मिलेगी। बीजेपी हमेशा अब इस जांच को आगे अपने चुनावी प्रचार सभा में या चुनाव अभियान में उठाएगी कि कैसे पूरा का पूरा ये ट्रेल हुआ, और अगर तथ्य है तभी सामने आएंगे, क्योंकि हमेशा से बीजेपी अपनी चुनावी जनसभाओं में या प्रचार के दौरान ये बातें कहती रही। वही अब टीएमसी को एक तरीके से विक्टिम बनने का मौका मिल गया है। और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो कल रैली है हुगली में, वहाँ भी ये बात कहेंगे कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो अब से जब तक चुनाव नहीं होते, जब तक वोटिंग नहीं होते, बेहद अहम कड़ी थे जो 2 दिन जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, उसका जिक्र बार बार ये दोनों राजनीतिक पार्टियां करती रहेंगी और सियासी पारा इसी तरीके से गर्म होता रहेगा।
ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, टीएमसी भले ही टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन बीजेपी का दावा है कि सीबीआई अपना काम कर रही है और इसमें किसी तरह की राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला के जरिए अभिषेक बनर्जी के घर तक कमीशन पहुंचता था। तृणमूल कह रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का कोई कारण ही नहीं है। सीबीआई के पास जिस प्रकार के एविडेंस है उसके आधार पर सीबीआई काम करता है और कोई भी जो नेता होते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले सीबीआई सारी जांच कर लेता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिक रंग देने का कोई कारण नहीं है और इसके बारे में जो सफाई है या जो कुछ सारी चीज़ें स्पष्टीकरण है वो सीबीआई देगी। सर, आने वाले दिनों में बीजेपी के जो चुनाव प्रचार अभियान में क्या इस चीज़ का जिक्र होगा, इस छापेमारी का या इन कोयला घोटाले के प्रकरण का? निश्चित रूप से होगा। अगर कोई घोटाला हुआ है, और यही घोटाला क्यों, यहाँ इतने अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों को जो केंद्रीय योजनाएं हैं उन योजनाओं से दूर रखा गया है। यहाँ के किसानों को किसान सम्मान नहीं मिलता। केंद्र सरकार की 100 से ज़्यादा योजनाएं हैं जिन योजनाओं को या तो यहाँ लागू नहीं किया जाता या फिर उसको अलग ढंग से रोका जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो सामने आएगी, क्योंकि बंगाल का जो नागरिक है उस नागरिक का भी ये अधिकार है कि केंद्र सरकार अगर उसके लिए कोई काम करता है, कोई पैसा भेजता है तो पैसा उसको मिलना चाहिए। उसको कौन रोकने वाले आप होते हो? अगर उसको रोका जाता है तो ये बात तो आएगी। आशिका, यहाँ पर तो बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से सीबीआई अब जांच कर रही है और कुछ सबूत भी सीबीआई को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी बाकायदा स्लिप भी दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से कमीशन पहुंचता था। शुवेंदु अधिकारी इसके पहले स्लिप्स दिखा रहे थे। कल उन्होंने पीएम के मंच से ये कहा कि अब मैं लाला की लाल डायरी भी दिखाऊंगा। तो बीजेपी की तरफ से लगातार जो आरोप लगते रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके हाथ ये कह सकते हैं कि एक ठोस मौका लग गया है जिसके जरिए वो अभिषेक बनर्जी पर उंगली उठा सकते हैं। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको पॉलिटिकल वेंडेटा बता करके विक्टिम कार्ड खेलने का काम तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है। तो दोनों दल ये जो मुद्दा है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में है और ये आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनेगा। अर्पिता, बिल्कुल, आप जरा रहिए साथ। अमित भी हमारे साथ है और अमित, देखिए, बीजेपी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, क्या रैलियों में इसका जिक्र होगा, तो बीजेपी साफ कह रही है कि ऐसे हर घोटाले का जिक्र होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और इससे पहले एक और चीज़ हम बता दें कि खेला हो भी एक ऐसा शब्द है जो कि इस दौरान बंगाल की राजनीति में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर तृणमूल के नेता ये कह रहे हैं तो बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता है नेताओं के दौरे के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो खेल खेल रही हैं, राजनीतिक साजिश के तहत उनकी सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो हम इसका भी जिक्र आने वाले दिनों में हम देखेंगे और इसी से जुड़े नारों का, इसी से जुड़े मुद्दों का हम जिक्र देखेंगे तमाम शीर्ष नेताओं द्वारा, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर तृणमूल के हों। बिल्कुल, और कुल मिलाकर आप देखिए इसको लेकर सियासत जारी है, लेकिन जांच अपनी जगह है। जांच लगातार हो रही है। आज रुचिरा बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है। हालांकि नोटिस दिया गया था, उसका जवाब रुचिरा ने दिया कि आज वो तैयार हैं पूछताछ के लिए और 11 से 3 बजे का वक्त भी उन्होंने दिया था और 11 बजे ये वक्त तय किया गया जब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंचेगी। वहीं ममता बनर्जी सीबीआई जांच से तिलमिला गई हैं। आरोप लगा रही हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये जांच राजनीति से प्रेरित है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर इस मामले में ईमानदार है तो जांच से डरने की क्या जरूरत है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सीबीआई की कार्रवाई को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आप सीबीआई की इस कार्रवाई को देखते हैं? देखिए, इसका कोई चुनाव से संबंध नहीं है और न कोई राजनीति से संबंध है। सीबीआई अपना काम कर रही है क्योंकि कुछ गवाहों ने उनके नाम का जिक्र किया, सिर्फ पूछताछ करने के लिए उनको नोटिस दिया गया था। ये कोई छापेमारी नहीं है और पुलिस अपना काम कर रही है। और अगर आप ईमानदार हैं और किसी तरह का आपका कोई गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सर, लेकिन अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। अच्छी बात है, उनको करना ही चाहिए।
लेकिन देखिए, कुल मिलाकर बंगाल के अंदर, मैं तो यहाँ चुनाव प्रचार में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ एक परिवर्तन की हवा बह रही है बंगाल के अंदर। 30-32 साल के सीपीएम के राज के बाद लोगों ने ममता जी को मौका दिया, बड़ी उम्मीद के साथ मौका दिया। लेकिन आज बंगाल का क्या हाल है? मैं बिहार से आता हूँ। एक ज़माने में बिहार के लोग कमाने के लिए बंगाल जाते थे। अभी एक भी बिहार का आदमी कमाने के लिए बंगाल नहीं आता। क्या कारण है? यानी कि 10 साल में न कोई उद्योग धंधे लगे, न कोई व्यापार बढ़ा, न लोगों को रोजगार मिला, न लोगों को नौकरी मिली। तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ बने हुए हैं। आशिका हमारे साथ मौजूद है, अमित हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले आशिका का रुख कर लेते हैं। और आशिका देखिए 11 बजे टीम पहुंचने वाली है। रुजिरा बनर्जी तो ये कह रही है कि उनको मालूम ही नहीं है कि किस मामले पर जांच होनी है। अब तक तो पता चल गया होगा उनको। ये खबर परसों से सुर्खियों में है, लेकिन बावजूद इसके जो कल चिट्ठी लिखी रुजिरा बनर्जी ने, उसमें ये लिखा कि उन्हें मालूम नहीं है किस मामले में पूछताछ होनी है, लेकिन पूछताछ के लिए तैयार हैं। इसके तहत आज 11 बजे टीम यहाँ पर पहुँचेगी। करीब 8 सदस्यों की ये टीम होगी। 2 महिला अधिकारी होंगी जो उनके साथ मैराथन पूछताछ करेगी। कई सवाल हैं उनके, जो डिपॉजिट स्लिप्स हैं वो दिखाए जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि ये मनी ट्रेल हमें मिल चुका है, इस पर क्या कहेंगे आप। उधर जो कल सवाल मेनका गंभीर से हुए थे वो दोहराए जाएंगे। जवाब दोनों के क्या हैं वो उनको मिलाया जाएगा। उसके बाद निर्णय होगा कि इसके आगे क्या कदम उठाएगी सीबीआई। क्या दोबारा किसी के क्वेश्चनिंग की ज़रूरत है या फिर आगे जो है इतना काफ़ी रहेगा उनके लिए। लेकिन जो जांच का दायरा है वो लगातार सीबीआई बढ़ा रही है। थाईलैंड, बैंकॉक की बात करें तो वहाँ पर कई इन्वेस्टमेंट हैं, उस पर भी सवाल होंगे। बिल्कुल, आप रहिए जरा सा। देखिए बंगाल के जिस कोयला घोटाले के पर्दाफाश से ममता सरकार की नींद उड़ाती है, उसे अंजाम देने वाले 2 मास्टरमाइंड हैं। ये दोनों कानून की नजरों में बंगाल के कोयला डॉन हैं। दोनों ने कोयला चोरी, उसकी तस्करी और सप्लाई की ऐसी अवैध चेन बनाई है। और अमित, कुल मिलाकर एक के बाद एक कड़ियां भी जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसीलिए देखिए ये लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है। जहां कल एक तरफ मेनका गांधी से पूछताछ हुई, वहीं माफ कीजिए मेनका गौतम से पूछताछ हुई, वहीं दूसरी तरफ देखिए रुजिरा बनर्जी के घर आज टीम पहुंचने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये इस पश्चिम बंगाल के हर जिलों में इस पूरे के पूरे घोटाले के तार सीबीआई के मुताबिक जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें बड़ी शातिराना तरीके से सीबीआई के मुताबिक जो बिजनेसमैन थे जिनकी संलिप्तता सामने आ रही है, उन्होंने अपने पैसा बल का प्रभाव का इस्तेमाल किया। और जब ऐसी बात सामने आती तो सीबीआई के आरोपों के मुताबिक उनको प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और पुलिस छुपाने की कोशिश करती। तो तार ये जोड़ रही है सीबीआई और इसीलिए इतने लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन चुनौती अब पूछताछ के बाद सीबीआई के सामने है कि किस तरीके से वो एविडेंस को इकट्ठा करके अदालत में पेश करती है और कहाँ तक उसकी ये कार्रवाई, ये सबूत, ये अदालत में स्टैंड कर पाते हैं। जी ठीक है अवैध, आप रहिए और नजर बनाए रखिएगा। देखिए 11 बजे पर भी नजर होगी जब दरअसल टीम पहुंचेगी रुजिरा बनर्जी के घर और उनसे आगे की पूछताछ होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कोरोना की नई लहर से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल तक अचानक एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 5 तस्वीरें। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सावधानी बरतने के साथ साथ एक बार फिर से सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के टेस्ट बढ़ा दिए गए। केरल में लोगों पर कड़ाई की जा सकती है। केरल सरकार की सलाह पर सभी राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाने का काम भी तेज किया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों की देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी आपकी लापरवाही किस तरीके से भारी पड़ सकती है, दरअसल यही समझना होगा। कई जगहों पर देखिए स्थिति कुछ ऐसी आ चुकी है कि नाइट कर्फ्यू लगाने पड़ रहे हैं, कई जगहों पर आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। तो ये मुसीबत लापरवाही बरतने से है, यानी अगर मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं तो स्थिति कुछ ऐसी ही होगी। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे जंग अभी भी जारी है और इसीलिए राज्य सरकारें बार बार आह्वान लोगों से कर रही हैं कि वो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन अगर ऐसी ही स्थितियां बढ़ती रही तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने भी देखिए ऐसे संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है और ये बात उन्होंने जनता पर ही छोड़ दी है कि आप तय कीजिए कि आप चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे। ऐसे में लोगों को सतर्क होना पड़ेगा जो अब
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में है, अपने रोजगार को पटरी पर लाने की कोशिश में है। और इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पिछले 24 घंटे में अगर कोरोना की बात करें तो 5210 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों की इस जानलेवा बीमारी से मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या अब बढ़कर 21,06,094 हो गई है। अब तक 51,806 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मुंबई में सोमवार को कोरोना के 760 नए मरीज भी मिले। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने उद्धव सरकार की चिंताओं को और बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर देखिए, अब जो स्थिति मुंबई में दिख रही है उसको लेकर कई इमारतें जो है वो बीएमसी ने सील भी की हैं, जहां इसका मतलब सीधा सा ये है कि लोगों को अपने घर पर ही रहना होगा। जो स्थिति आपको याद होगी जब कोरोना के टाइम पे हॉटस्पॉट डिसाइड किए जाते थे और उस टाइम घरों को सील कर दिया जाता था, कुछ आज स्थिति मुंबई में वैसी ही दिख रही है। ये स्थिति बनी रहे इसके लिए आप लोगों को ही सोचना होगा कि क्या यही स्थिति चाहिए या चाहिए कि आप रोजगार को ढर्रे पर ला पाएं। इसलिए जरूरी है मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ दादर से इस वक्त मौजूद हैं, दिवाकर सिंह अंधेरी मुंबई से इस वक्त हैं, संजय शिंदे अमरावती से हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा भोपाल से इस वक्त हमारे साथ हैं, अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। अभिषेक पांडे का जल्दी से रुख करते हुए और वो जहां पर है वहां स्थिति समझ लेते हैं। अभिषेक, जरा स्थिति बताइए, किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों का कितना असर लोगों पर हो रहा है? देखिए, मैं इस समय दादर मार्केट में हूँ। दादर का ये सबसे भीड़ भरा मार्केट है। सुबह सुबह की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर स्टेशन से लोग उतर के और तमाम सारे लोग ऑफिसेस की तरफ जा रहे हैं या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए एक बड़े लेवल पर बीएमसी ने ऑपरेशन चलाया है। ये देखिए, अधिकारियों की टीम यहाँ पर, आपको इस तरफ देखिए, इधर अधिकारियों की टीम। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का पकड़ा जा रहा है तो उसे तुरंत फाइन किया जा रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें देखिए कि बिना मास्क के ये व्यक्ति थे जिनको फिलहाल बीएमसी ने फाइन किया। और इस तरीके की तस्वीरें पूरे मुंबई भर से 25,000 लोगों का टारगेट दिया गया है एक दिन के भीतर। तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से मैडम, किस तरीके से आप लोग कार्रवाई कर रही हैं और कितना ये जरूरी है कार्रवाई करना? बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आज 23 फरवरी के दिन हम लोगों ने यहाँ पे एक जन जागृति मुहिम अरेंज की थी और उस जन जागृति मुहिम के लिए अपने मुंबई के प्रथम नागरिक महापौर मैडम, माननीय किशोरीताई पेडणेकर मैडम, स्थानिक नगर सेविका पाटनकर मैडम और कितना जरूरी है खास करके इस तरीके की मुहिम को चलाना? बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग वापस रोड पे आ रहे, बहुत गर्दी कर रहे, मार्केट में घूम रहे और विदाउट मास्क घूम रहे। जिस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि कोरोना के लिए अगर पहले से सतर्क नहीं रहा गया तो स्थिति बिगड़ सकती है मुंबई में? हाँ, बिगड़ सकती है, क्योंकि बहुत लोग है ना विदाउट मास्क के घूम रहे हैं। लेकिन अभी मुंबई महानगर पालिका ने इधर 25,000 का मार्शल को टारगेट दिया है। हम कोविड पथक है, हम सुबह से उनके ऊपर कार्रवाई जारी रखी है। बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें अगर मैं अर्पिता आपको दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर तमाम सारे ये प्राइवेट मार्शल्स हैं, इस तरीके से जो अलग अलग भीड़ में यहाँ पर खड़े रह करके और लोगों को चेक कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का मिला तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर लापरवाही का आरोप मढ़ा और कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं, खुद मेयर निकल पड़ी हैं सड़कों पर मास्क बांटने के लिए। कैसे आप इस कदम को देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ाई तो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी, पर सरकार को इसका भी विचार करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में ही लगातार कोरोना क्यों बढ़ रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में पहले से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना की केसेस हुई, सबसे ज़्यादा मौतें भी महाराष्ट्र में हुई और अब वापस सेकंड वेव भी महाराष्ट्र में ही नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? कहाँ सरकार इसको रोकने में नाकामयाब हो रही है, फेल हो रही है? क्या वो चीज़ें जो सरकार ने करनी चाहिए, इसका विचार सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। सीएम उद्धव ठाकरे अपील करते हैं लोग घर में रहे, नहीं तो दूसरा जो है हम मेजर उठाएंगे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि दूसरा लॉकडाउन ये कोई इसके ऊपर का उपाय नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी जो अपील है
वो हम सब भी करना चाहते हैं लोगों को कि लोग उपाय करें, लोग मास्क पहने, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें और लोग जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करें। ये तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। दिवाकर, आप अंधेरी में मौजूद हैं, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए। वहां लोगों को पर क्या कोई असर अब शुरू हुआ है? क्योंकि अब तो सरकार ये भी कह रही है भाई अगर माने नहीं तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ सकता है। देखिए अर्पिता, 3 दिनों से जो सख्ती सरकार ने या बीएमसी ने बरती है उसका असर साफ तौर पर अंधेरी स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। कुछ जो पब्लिक जो लोकल में ट्रैवल करके नीचे की तरफ उतरती है और अपने ऑफिस की तरफ जाती है, उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिलहाल अब मास्क लगाते नजर आ रहे हैं। और ये मास्क कहीं ना कहीं एक डर भी है, क्योंकि जो कार्रवाई लगातार हो रही है, कुछ जीआरपी के लोग जो हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो भी पैसेंजर हैं वो जो है उतर रहे हैं तो उन पर लगातार जीआरपी के जो जवान हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। नज़र इसलिए क्योंकि अगर कोई भी विदाउट मास्क दिखता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जीआरपी के जवान स्पॉट पर मौजूद हैं अंधेरी स्टेशन पर, और सीधा उनकी नज़र इस ब्रिज पर है जहाँ से यात्री उतर रहे हैं। और इसी ब्रिज के उतरने के बाद अगर कोई विदाउट मास्क दिखता है तो कार्रवाई की जाती है। एक अहम चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो अंधेरी स्टेशन के बाहर की स्थिति है, यहाँ पर देखिए एक भाई साहब खुद मास्क बेच रहे हैं, लेकिन खुद प्रॉपर मास्क नहीं लगाया हुआ। भाई साहब, आप मास्क बेच रहे हैं, आप प्रॉपर मास्क नहीं लगाया आपने। अभी तो उतरा नीचे, जब बात कर रहा हूँ लगाना जरूरी है ना। नहीं, लगाना जरूरी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अभी ये लोग ऐसा बात कर रहे हो तो निकल जाता है। बात तो करो, आप सही, आप खुद मास्क लोगों को बेच रहे हैं। आप मास्क प्रॉपर लगाइए, आप काम करिए, लेकिन मास्क प्रॉपर लगाइए ना। ओके सर, ओके, सॉरी सर, ऐसा बात करता है ना मैं तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। हाँ, ध्यान रखूंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मास्क बेच रहे हैं, हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लोग आप खरीद रहे हैं। यहाँ पे देखिए भीड़ इकट्ठा करके यहाँ खड़ी किए हैं, खुद मास्क जो है ये नहीं लगाए हुए हैं और खुद मास्क बेच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो लापरवाही है अर्पिता, कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी उनके लिए ही, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले मुंबई में बढ़ रहे हैं उससे अगर जनता नहीं सुधरती है तो सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि हम लॉकडाउन करने पर विचार करेंगे। तो बिल्कुल, और यही छोटी छोटी सी लापरवाहियां जो हैं उनका ख्याल ही रखना है। वो अगर नहीं होंगी तो आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे। वहीं पुणे में बीजेपी नेता और कोल्हापुर के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे के शादी के बाद आयोजित पार्टी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। कार्यक्रम में शामिल होने आए मेहमानों में ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क लगाया हुआ था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। यह हालात तब हैं जब एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कार्यक्रम में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख समेत करीब 1000 लोग शामिल हुए। जिस जगह रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया था उस लॉन के मैनेजर और मालिक के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। संजय शिंदे हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संजय, यानी जहां एक तरफ देखिए यहाँ लोगों को समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि भाई पालन कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाइए, वहीं कई नेताओं पर ये लागू नहीं होता है क्या? आप शादी करते हैं, पार्टी करते हैं और इतनी भीड़ इकट्ठा करते हैं। हेलो संजय शिंदे, आवाज पहुंच रही है आप तक? अर्पिता, मुझे आपकी आवाज आ रही है। और अगर अमरावती के हालात देखे जाए तो अमरावती में कोरोना की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। कल भी अमरावती में करीबन 673 जो मामले हैं कोरोना के रिकॉर्ड किए गए हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक देखा जाए तो 465 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 30,000 से ज्यादा अमरावती में मामले हो चुके हैं। और इस वक्त जो हो और इसी के हालात को देखते हुए अमरावती जिले में अमरावती शहर जो है ये पहला जिला है जहाँ पे पूरी तरीके से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। और अमरावती में कल रात से लॉकडाउन घोषित किया 1 हफ्ते के लिए। आप मेरे पीछे के हालात देख सकते हैं। मैं जिस एरिया बिल्कुल, यानी देखिए अमरावती के तो हाल आपने बता दिया। अभिषेक के पास भी कोई अपडेट है, जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक, देखिए बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 4:30 बजे एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है जिसमें मुंबई बीएमसी कमिश्नर को बुलाया है, उसके साथ साथ सारे अधिकारियों को बुलाया है ताकि कोरोना से जुड़ी आगे की स्थिति को अपडेट किया जा सके और आगे की स्थिति में क्या हो सकता है उसके सारे प्रॉपर एक्शन प्लान को लेकर के बैठक बुलाई गई है। और 4:30 बजे उनके आधिकारिक निवास स्थान वर्षा पे ये बैठक है। उसके पहले जो है मुख्यमंत्री सारी रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर बैठक में आगे का एक्शन प्लान डिसाइड करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, रहिए जरा सा। देखिए इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आने वाले लोगों का टेस्ट करने के निर्देश दिए।
मतलब ये है कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हर नागरिक का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही इन जिलों में प्रशासन को कोरोना की रोकथाम के मुद्दे पर बैठक करने के लिए भी कहा गया है। इन जिलों में इंदौर, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा और खरगोन समेत कई जिले शामिल हैं। ये सभी वो जिले हैं जिनकी सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं। असल में अगले महीने इन जिलों में मेले का आयोजन होना है, जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु महाराष्ट्र से ही आते हैं। मनोज हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। मनोज, जिस तरीके से एक्शन अब दिखाया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सबके टेस्ट होंगे जो लोग आ रहे हैं। अर्पिता, इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जो कोरोना समीक्षा बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, साथ में विश्वास सारंग जी भी उसमें मौजूद थे। सर, ये मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के अंदर मतलब 2000 के करीब 1874 मामले, भोपाल में 76 आ जाए, इसके बाद 100 से ऊपर आंकड़ा लगातार जा रहा है इंदौर का। कितना मुश्किल का सबब है सरकार के लिए? देखिए, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़े हैं, खासकर महाराष्ट्र और केरल में ये ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले हफ्ते से खासकर इंदौर और भोपाल में कुछ केसेस ज़्यादा आने की, उनके पॉजिटिव आने की सूचना मिली है। और इसीलिए हम तो वैसे भी शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर स्थिति की माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर रोज कोई ना कोई समीक्षा बैठक की है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब लोग बैठे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारा जन जागरण अभियान है, खासकर मास्क लगाने का जो हमारा अभियान है, उसको और तीव्रता के साथ निष्पादित करेंगे, खासकर इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में। और टोका टाकी अभियान एक हमने शुरू किया था, उसको फिर से हम शुरू करेंगे, जो चल ही रहा था, पर और तीव्रता के साथ उसको करेंगे। सवाल ये है कि इतने मामले बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, इसका कोई एकदम साइंटिफिक हम जस्टिफिकेशन देने की स्थिति में दुनिया में कोई भी नहीं है, पर यह सुनिश्चित है कि संक्रमण का रोग है, संक्रमण की जो बीमारी होती है वो खत्म तो हुई नहीं थी। पहले से हम कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी वैक्सीनेशन के बाद की दवाई भी और कड़ाई भी। ठीक है मनोज, रहिए साथ, इंदौर का हाल भी जान लेते हैं। अरुण त्रिवेदी वहां से मौजूद हैं। अरुण, जरा इंदौर की स्थिति बताइए, वहां पर क्या हालात है? स्पॉट इंदौर रहा है और पिछले 5 दिनों में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे चिंता बढ़ गई है। स्कूलों तक कोरोना पहुंच गया है। 2 स्कूल टीचर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, क्योंकि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं, उसकी प्रैक्टिकल, उससे पहले प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसको ये टीचर्स ले रही थी। 15-15 की संख्या में छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा था, उसमें 2 टीचर भी कोरोना संक्रमित हो गई। ऐसे में चिंता और हालात ज़्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इंदौर मिनी मुंबई है और ख़ासतौर से महाराष्ट्र से कई इलाके जुड़े हुए हैं। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और इंदौर से रोज आवागमन महाराष्ट्र के लोगों का होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि RT-PCR टेस्ट देखिए, महाराष्ट्र में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात ने भी महाराष्ट्र से लगी सीमा पर दोबारा सख्ती बढ़ा दी है और वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति की जांच भी शुरू हो गई है। उसके लिए अहमदाबाद नगर निगम ने सीमा पर उन जांच काउंटरों को फिर से खोल दिया, जिन्हें कुछ महीने पहले बंद किया गया था, ताकि महाराष्ट्र से आने वाला कोई भी शख्स बिना जांच के राज्य में दाखिल ना हो सके। सामने आई कुछ तस्वीरों में, एक तस्वीर में बॉर्डर पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गाड़ियों को रोक कर लोगों के शरीर का तापमान और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां लेते दिखे। लोगों के साथ ही वहां आने जाने वाली गाड़ियों को भी चेकिंग के लिए रोका गया और उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया। जनक हमारे साथ मौजूद है। जनक, किस तरीके की सख्ती अब बॉर्डर पर की जा रही है? देखिए, जो भी व्हीकल्स महाराष्ट्र से ख़ास तौर पे आ रहे हैं, वहाँ पर वापी जो सीमा है गुजरात और महाराष्ट्र के, वहाँ पर तमाम जो व्हीकल्स हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। और कल जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद में भी आंकड़े बढ़े और गुजरात में भी आंकड़े बढ़े, जहाँ पहले अहमदाबाद में पिछले हफ्ते 40 जितने मामले सामने आ रहे थे, वो अब 70 के आसपास, लगभग दुगने जितने होते मामले अहमदाबाद में हो गए। और वहीं पर गुजरात में जहाँ 200, 250 तक मामले आते थे, वो अब 315 तक पूरे मामले सामने आए। उसके बाद एहतियातन अब सरकार ने मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र से जो सीमाएं हैं वहाँ पर उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू की है। साथ ही में चुनावी सरगर्मी है, तो यहाँ पर आपको मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। कुछ लोग हैं, पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, जो अभी यहाँ रुझान जो आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। सर, बिल्कुल आपको लगता है कि यानी देखिए जनक, यहाँ पर अब चेकिंग हो रही है, जो लोग पहुंच रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे।